once again in my channel Physics World. सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने क्या था कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर दो चार्जेस हमारे पास चार्जेस अगर वैक्यूम में होते हैं तो उनके अंदर जो फोर्स लगता है वो फोर्स मैक्सिमम है। लेकिन अगर उन चार्जेस को हम पर्टिकुलर किसी मीडियम में ले जाएं या किसी डिफरेंट मीडियम अदर देन फ्री स्पेस या वैक्यूम में ले जाएं तो उनमें जो फोर्स होता है उन चार्जेस के बीच में, और सेपरेशन अगर हम सेम रखें तो उन चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, अगर वो अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, वो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, वो अपनी एक्चुअल वैल्यू से कम हो जाता है। और इसी को हमने कहा था कि ये क्या है, ये किसके कारण होता है? परमिटिविटी की वजह से होता है। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस हमने देखा था कि मिनिमम होता है एज कम्पेयर टू, अगर हम बात करें कि अदर मीडियम, अगर हम वाटर की बात करें, अगर हम किसी अदर ऑयल की बात करें, किसी और मीडियम की बात करें, उस मीडियम में अगर हम चार्जेस को ले जाते हैं, ग्लास की बात करें, तो वहाँ पर चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो मीडियम के कारण वेरी करता है, मीडियम की कॉज के कारण उसमें चेंजेस आते हैं और वो क्या होता है, जनरली डिक्रीज हो जाता है उसका जो फोर्स है। और हमने ये समझा था, और वहाँ पर हमने एक टर्म देखा था जिसे हमने कहा था रिलेटिव परमिटिविटी, और हमने कहा था कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? ई आर। रिलेटिव परमिटिविटी ई आर किस पे डिपेंड करता है? दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन आर, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, इसे कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी थी ये हमें बताती क्या है? ये जनरली ये बताती है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर मीडियम को, अगर हम किसी पर्टिकुलर चार्जेस को, अगर उनके बीच में अगर हम फोर्स देख रहे हैं और उन चार्जेस को हम किसी वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में ले गए तो उनके बीच में जो फोर्स है वो किस तरह वेरी करेगा। तो हमने वहाँ पर देखा था ई आर को हम जनरली के भी लिख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और हमने देखा था कि जो ई आर है वो क्या है? फोर्स इन द मीडियम, सॉरी फोर्स इन द फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स इन द इन पर्टिकुलर मीडियम। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम यहाँ पे देखें तो ई आर क्या डिफाइन करता है कि कितना टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो गया है पर्टिकुलर मीडियम से। अगर हम उसको फ्री स्पेस से मीडियम में ले जाएं, अगर हम फ्री स्पेस से किसी चार्जेस को मीडियम में ले गए तो वहां पर उस फोर्स की वैल्यू में कितना डिक्रीज हुआ है वो हमें कौन बताता है? ये एप्सिलॉन आर बताता है। एप्सिलॉन आर जनरली एक नंबर है। अगर हम बात करें कि लेट सपोज कोई दूसरा मीडियम एम है, तो अगर हमारे पास किसी पर्टिकुलर मीडियम में अगर हम वैक्यूम की बात करें, वहां पर जनरली हम क्या कहते हैं? ई आर की वैल्यू 1 ले लेते हैं। क्यों लेते हैं 1? क्योंकि हमें पता है कि वहां पर मीडियम भी कौन है? एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो जनरली ई आर फॉर वैक्यूम के लिए क्या होता है, या फ्री स्पेस की बात करें वहां पर ई आर की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर मीडियम की बात करें तो उस मीडियम के लिए ई आर की वैल्यू हमेशा क्या होती है? जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन होती है और इक्वल टू होती है 1। तो हम बताएं कि मीडियम, अगर वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम के लिए इसकी ई आर की वैल्यू 1 होगी, और अगर किसी पर्टिकुलर मीडियम की बात करें तो ई आर की वैल्यू जो हमारे पर्टिकुलर मीडियम की वैल्यू है उसके अंदर जो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी आएगी वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। रिलेटिव परमिटिविटी ग्रेटर देन 1 आने का मतलब है जो फोर्स होगा वो वैक्यूम से उस चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा डिक्रीज हो जाएगा वैक्यूम के फोर्स में। जो अगर हम चार्जेस वैक्यूम में रखें वहाँ पर जो फोर्स होगा उससे डिक्रीज हो जाएगा अगर हम उसको मीडियम में रखते हैं तो ये मतलब हमारा था किसका? रिलेटिव परमिटिविटी का। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है कूलॉम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर बात करें कि कूलॉम फोर्सेस के ऊपर, तो हम जानते हैं कि आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। क्लास 11 में आपने देखा होगा कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। आपने समझा होगा स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, उसमें कोई डायरेक्शन की वैल्यू हमें गेन नहीं करनी पड़ती, उसमें कोई डायरेक्शन हमें पर्टिकुलर देनी नहीं पड़ती। जैसे आपने वहाँ पे देखा होगा किलो मास हमारे पास है, मास हमारे पास जनरली क्या है, और डिस्टेंस है, स्पीड है, ये सारी हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ है। जहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या करती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमें डायरेक्शन भी चाहिए। अगर मैं बात करूँ फोर्स की और बात करूँ एक्सेलरेशन की, डिस्प्लेसमेंट की, तो ये सारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज़ है, जहाँ पर हमें डायरेक्शन प्लस उनका मैग्नीट्यूड दिखाना पड़ता है। तो जनरली आपको पता है कि जो हमारा कूलॉम लॉ है वो फोर्स के बारे में बताता है, और वो फोर्स कितना आता है? वो फोर्स अगर दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन है, अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और उनके बीच में सेपरेशन है R, तो उनमें लगने वाला फोर्स, अगर ये जो Q1 इस Q2 पर कितना फोर्स लगा रहा है या Q2 इस Q1 पर कितना फोर्स लगा रहा है, वो कैसे गवर्न होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये जो फोर्स है ये हमने सिर्फ अभी तक किसमें लिखा है? अभी तक हमने इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखा है। हमने इसका क्या लिखा है? तो इस फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। अगर हमें बताना है कि इस फोर्स को, अगर, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन भी जरूर होगी, तो इसको हमें किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा? वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ताकि उसमें हम क्या बता पाए? उस कूलॉम फोर्स की वेक्टर फॉर्म को, उस कूलॉम लॉ की डायरेक्शन को भी सजेस्ट कर पाए।
तो आज की क्लास में हम यही करने वाले हैं, इस कूलॉम लॉ के वेक्टर फॉर्मुलेशन को डिराइव करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप समझेंगे, लेट सपोज मेरे पास दो लाइक चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेस। एक तरह के चार्ज है, मतलब जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का फोर्स लगेगा, और मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। अभी तक हम एक्सटेंडेड चार्ज के बारे में बात नहीं कर रहे, एक्सटेंडेड लार्ज बॉडीज के ऊपर बात नहीं कर रहे। ये जो चार्जेस हमारे पास हैं, ये चार्जेस हमारे पास किस तरह ले रहे हैं, पॉइंट चार्जेस ले रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है इन दोनों चार्जेस के ऊपर अगर हम Q1 की बात करें, ये Q2 इस चार्ज Q1 पर एक फोर्स लगा रहा होगा, रिपल्सन का फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं, सेम चार्जेस रिपल्सन का फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्शन का फोर्स एक्सर्ट करते हैं। जो दोनों चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ये एक दूसरे पे रिपल्सन का फोर्स लगा रहे हैं। तो ये इस पॉइंट को, इस Q1 चार्ज को, लेट्स सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट पर इस Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज इस Q1 चार्ज को एक फोर्स से, रिपल्सिव फोर्स से इसको पुश कर रहा है, और ये Q1 चार्ज इस Q2 पे भी कुछ चार्ज लगा, कुछ फोर्स लगा रहा हुआ, उसकी वैल्यू हम किस तरह से देते हैं, लेट सपोज इस फोर्स को हम कहते हैं F12 और इस फोर्स को हम कहते हैं F21। अब इस F12 फोर्स और F21 फोर्स को हम सजेस्ट करते हैं कि F12 फोर्स क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ F12 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो चार्ज Q1 से, चार्ज Q1 पर लगने वाला फोर्स किसके कारण, क्या चार्ज Q2 से, चार्ज Q2 के कारण लगने वाला, उसे हम कह रहे हैं फोर्स 12। और जहां पर F21 है वो क्या है, फोर्स ऑन चार्ज, इसका अपोजिट हो जाएगा, Q2 पर फोर्स लग रहा है, ये पर्सन का फोर्स लगा रहा है ड्यू टू Q1। तो Q1 के कारण हमारे पास ये Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट Q2 पर, इस पॉइंट B पर जो पॉइंट चार्ज रखा गया है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, F21। उससे हमने डिफाइन कैसे किया, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, और वो आउटवर्ड लग रहा है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम चार्ज Q1 से Q2 की तरफ को जाएंगे, तो हमें बताया कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स हम उसको ले सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की अपनी डायरेक्शन होती है, तो पोजीशन वेक्टर अगर बनाएंगे या यूनिट वेक्टर हम बनाएंगे, तो हमें पता है अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, नॉर्मली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r है, r से क्या हमें क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो इसके लिए हम, अगर हमें डायरेक्शन बतानी है, तो क्लास 11th में आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा होगा, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन क्या होती है, वो डायरेक्शन को शो करता है पर्टिकुलर वेक्टर की। तो इस जो यूनिट वेक्टर है r, अगर r हमें बताया कि डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए वेक्टर होगा, वेक्टर फॉर्मेशन में होगा, तो r क्या है, जनरली r मैग्नीट्यूड हमने शो कर दिया। लेकिन अगर इसमें डायरेक्शन बतानी है, तो डायरेक्शन बताने के लिए हमने क्या सजेस्ट किया, लेट्स सपोज हम चार्ज Q1 से Q2 की तरफ को चलते हैं, तो चार्ज Q1 से Q2 की तरफ को जाएंगे, तो उसका हमने डिनोट किया यूनिट वेक्टर R12 से। और अगर Q2 से Q1 की तरफ को आएंगे, Q2 से Q1 की तरफ को मूव करेंगे, तो इस डायरेक्शन को हम कहेंगे R21। तो हम यहाँ पर सजेस्ट कर लेते हैं R12 जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2। तो 1 to 2 मतलब चार्ज, ये 1 to 2 जो हमने लिखा है वो क्या है, चार्ज 1 to 2, Q1 कह लेते हैं उसको, चार्ज Q1 to Q2। तो चार्ज Q1 से Q2 की डायरेक्शन जो हमें बताएगा वो बताएगा R12, और 21 क्या बताएगा, यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q2 to Q1। ये चीज हमें बता रहा है। तो हमने चीजें डिफाइन कर दी, हमने क्या किया, सारी चीजों को, जो हमारे पास डिस्टेंस था और हमारे पास जो फोर्स था, उन सबको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो अगर हम चार्ज Q1 पर फोर्स देखें, तो चार्ज Q1 पर इस Q2 के कारण जो फोर्स लग रहा है उसे हमने नाम दिया F12, और Q2 पर जो फोर्स लग रहा है Q1 के कारण उसका हमने नाम दिया F21। और अगर हम यहाँ से देखेंगे इस डायरेक्शन की तरफ को, डिस्टेंस यहाँ इस डायरेक्शन में देखेंगे, तो वो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, R12 यूनिट वेक्टर, ठीक है। R12 का मतलब है Q1 से हम किस तरफ जा रहे हैं, Q2 की तरफ को डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, और Q2 से अगर Q1 की तरफ को आएंगे, डिस्टेंस कैसे मेजर कर रहे हैं, R21 के फॉर्म में मेजर कर रहे हैं। अब हम इनका वेक्टर F12 और F21 को लिखते हैं किस तरह से, हम जानते हैं अगर हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें, अगर हम F12 को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें, तो सिंपल वही आना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², जो हम अभी तक लिखते हुए आए हैं कूलॉम लॉ। अगर हमें इसका वेक्टर फॉर्मुलेशन करना है, वेक्टर फॉर्म, तो F12 सिंपल इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म में रहेगा,
Q1 Q2 भी चार्जेस के हैं, ये भी स्केलर क्वांटिटीज हैं, इनका कोई डिस्टेंस नहीं है, तो हमारे पास आर स्क्वायर यहाँ पर रहेगा। और इस डायरेक्शन को बताने के लिए फोर्स हम कहाँ से ले रहे हैं, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, मतलब कि चार्ज 1, हमारे पास चार्ज 1 पे चार्ज 2 के कारण कितना फोर्स लग रहा है, वो F12 है। और डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन ये वाली है, F12 के लिए हम डायरेक्शन ये वाली लेंगे, मतलब कि फोर्स ऑन चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, डायरेक्शन कौन सी आएगी, यूनिट वेक्टर R21। क्यों, क्योंकि हम चार्ज 2 से चार्ज 1 की तरफ को आ रहे हैं, मतलब कि हमने देखा कि चार्ज 2 चार्ज 1 पे कितना फोर्स लगाता है वो F12 बताता है, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन कौन सी चूज करनी पड़ेगी, R1 R21। सिमिलरली हमारे पास F21 है, मतलब कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, तो हमारे पास इसको डिफाइन करने के लिए 1/4πε0 ऐसे आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो इससे है, लेकिन इसको बताने के लिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यूनिट वेक्टर R12। R12 क्यों लिया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फोर्स ऑन चार्ज Q2, इस Q2 पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है वो कौन बता रहा है हमें, वो Q2 पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है वो F21 बता रहा है। और F21 को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि हम चार्ज Q1 से देख रहे हैं, चार्ज Q2 को, चार्ज Q1 अपना इफेक्ट Q2 पर कितना लगा रहा है, तो डायरेक्शन कौन से लेंगे, R12, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, R12। अब इससे ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं इस नोटेशन को, जहाँ पर फोर्स F12 है तो डायरेक्शन किसके है, F21 R21, और अगर यहाँ पर 2-1 है तो यहाँ पे 1-2, इस तरह से इसको आप ये याद भी कर सकते हैं किस तरह से हम इसको ले गए। तो अब ये तुम्हारे पास दोनों वेक्टर लॉ आ गया। पहला फॉर्म किस तरह है, ये है इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है जो हमारे पास F12 और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में हमने इस तरह से लिखा। तो इस लॉ से हम कुछ चीज़ें डिफाइन भी कर सकते हैं, कुछ नोट यहाँ पर आप कर सकते हैं, नोट करके आप कुछ चीज़ें यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। आपको पता है कि जो यूनिट वेक्टर है वो सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वो डायरेक्शन है R12 की, ठीक है, अगर हम Q1 से Q2 की तरफ जाएंगे तो वो डायरेक्शन है R12 की, और अगर हम Q2 से Q1 की तरफ आएंगे वो डायरेक्शन है R21 की। तो अगर आप सिंपली, अगर आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़े हैं और कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपने देखा है, अगर हम इस डायरेक्शन जाएंगे तो प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस है तो प्लस एक्स एक्सिस है, अगर हम इस डायरेक्शन में आएंगे तो माइनस एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अब इसी को तो आप सजेस्ट कर सकते हो, आपने आईजे के यूनिट वेक्टर के टर्म्स में पढ़ा है, अगर हम इस डायरेक्शन को चलते हैं तो ये पॉजिटिव, अगर हम इसको पॉजिटिव माने तो R12 पॉजिटिव और R21 क्या हो गया, निगेटिव, तो इन दोनों में एक रिलेशन सेटअप हो जाएगा, R12 इज निगेटिव ऑफ R21, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 2 को अगर हम देखें तो इक्वेशन या इक्वेशन फर्स्ट से आप देखें तो इक्वेशन फर्स्ट आप कैसे लिख सकते हैं, F12 आपने देखा था, F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है R21। अब इस R21 की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, माइनस ऑफ R12, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं माइनस ऑफ R12, ये इक्वेशन फर्स्ट है, फ्रॉम फर्स्ट हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं F12, इस माइनस साइन को आगे ले लेते हैं, माइनस ऑफ, और ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर एक डायरेक्शन हमारे पास है, डायरेक्शन क्या है R12। तो अगर आप इस ब्रैकेट वाले क्वांटिटी को देखेंगे, अगर आप अंदर वाली क्वांटिटी को देखेंगे तो वो आपको सिमिलर दिखेगी इक्वेशन 2 की तरफ, और इक्वेशन 2 में हमने वैल्यू किसके लिए लिखी थी, F21 की तरफ, तो हमने क्या लिखा था F12, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू F21 की सब्स्टिट्यूट करें तो माइनस F21। तो आप देख रहे हैं कि जो फोर्सेज हैं, अगर हम बात करें ये दोनों चार्जेस हमारे पास Q1 Q2 एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, फोर्स की सिर्फ डायरेक्शन, ये माइनस साइन कैसे सजेस्ट करता है, ये माइनस साइन ये सजेस्ट कर रहा है कि जो हमारे पास फोर्स है ये दोनों एक दूसरे पे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन देखें तो एक की डायरेक्शन इस तरफ है और एक की डायरेक्शन इस तरफ है, तो F12 हमेशा उन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा, अगर हम इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड देखें तो F12 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा F21 के मैग्नीट्यूड के। लेकिन अगर हम बात करें इनके वेक्टर फॉर्म की तो वेक्टर फॉर्म में ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। क्यों? क्योंकि माइनस साइन हमें क्या बता रहा है कि फोर्स अगर F12 इस डायरेक्शन में है तो F21 इस डायरेक्शन में है। तो इस तरह से हमारे पास ये नेगेटिव ये बताता है कि हमारे पास ये दोनों फोर्सेस क्या हैं,
अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं। और यही चीज़ आपने कहीं पर पढ़ी है क्लास 11th में, यही चीज़ हमें एक और लॉ को डिफाइन भी करती है। आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये जो यहाँ से कूलम्ब्स लॉ है, न्यूटन के थर्ड लॉ को भी वेरीफाई करता है। तो आपने देखा होगा न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि फोर्स अगर किसी बॉडी पे लग रहा है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स भी कहीं पर अप्लाई होता है। तो हमारे पास अगर F12 पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो F21 पे दूसरे चार्ज पे वो फोर्स अप्लाई होता है। तो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ भी वेरीफाई होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो आज हमने देखा कि हमारे पास किस तरह से अगर कूलम्ब्स लॉ का हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम किस तरह से इसकी मदद से जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की मदद से किस तरह से कूलम्ब्स लॉ को हम लिख सकते हैं। और आपने देखा थी कि जो कूलम्ब्स लॉ होता है जनरली जो इसमें फोर्स वेक्टर लॉ में वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं, और न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ को भी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी होल्ड करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या था, वेक्टर फॉर्म में आता है। अब हम लास्टली मैं आपको एक असाइनमेंट भी दे सकता हूँ, आप इसमें आप इसको कर भी सकते हैं। ये तो हमने जो बात कही ये चार्जेस कैसे थे, ये चार्जेस सेम नेचर के थे। आप यही काम कर सकते हैं जब चार्जेस अपोजिट नेचर के हों। लेट्स सपोज मेरे पास ये चार्ज Q1 है और चार्ज Q2 है। Q1 एंड Q2 क्या है, अपोजिट नेचर के हैं। मतलब कि अगर एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, और अगर माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा। तो इनमें जो फोर्स है, लेट्स सपोज इनके बीच की डिस्टेंस R है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है R है। तो इनमें जो हमारे पास इस डायरेक्शन में देखेंगे तो हमारे पास है R12 और यहाँ से आएंगे तो R21। और इनमें जो फोर्स लग रहा होगा ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी F12 सॉरी F12 फोर्स ऑन चार्ज और ये रहेगा F21। तो आप सिमिलर मेथड से, जो मेथड मैंने आपको यहाँ पे बताई है, सिमिलर मेथड से इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जो फोर्स F12 और F21 की जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी। और दोनों ये दोनों जो फोर्सेज होंगे, यहाँ पे दोनों फोर्सेज कहते हैं रिपल्सिव फोर्सेज थे, और यहाँ पर जो फोर्सेज आएंगे वो अट्रैक्टिव फोर्सेज आएंगे। ठीक है, तो ये फोर्सेज अट्रैक्टिव हैं और ये फोर्सेज क्या है, रिपल्सिव है। तो इस तरह से हम कूलम्ब लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपको इस टॉपिक से अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे और अनदर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।